ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 151, छायापंथ से निमंत्रण। जेरस से आभा की एक मोटी जानलेवा लहर निकली। उसके सफ़ेद बाल उसके सिर के चारों ओर उड़ रहे थे, हवा न होने पर भी, जबकि उसकी बाईं आंख में एक काला बिंदु दिखाई दिया। अगर कोई एक चीज़ थी जिससे उसे सबसे ज़्यादा नफरत थी, तो वह था कोई उसके पीछे छिपकर घुस जाना। उसने अपने छात्रावास के कमरे पर बहुत भरोसा किया था। क्यों? सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण न केवल किसी के लिए उस जगह में प्रवेश करना असंभव था, बल्कि इससे बहुत कठोर सज़ा भी मिलती थी, जिसके कारण कभी कभी पकड़े जाने पर या इसे बाहर भी भेजा जा सकता था, चाहे कोई भी स्थिति या कारण हो। फिर भी वह इसे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस कर सकता था। इस कमरे में उसके साथ कुछ था। अरे, मुझे नहीं पता कि किसी ने तुम्हें पहले कभी बताया या नहीं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि गोपनीयता नाम की कोई चीज़ होती है? हवा में तुरंत विस्फोट हो गया, क्योंकि एक हाथ हवा में फट गया, जिससे घर्षण के कारण आग की हल्की लाल चिंगारी निकली। जेरा का हाथ तुरंत कमरे के एक कोने की ओर बढ़ा, फिर भी आखिरी सेकंड में उसे जो उपस्थिति महसूस हुई वह उसकी तुलना में थोड़ी तेज गति से गायब हो गई। जेरा ने परेशान भाव से अपने पीछे देखा, क्योंकि उसे लगा कि अचानक वहां कोई उपस्थिति आ गई है। जैसा कि अपेक्षित था, ऐसा लगता है कि आपकी संवेदी क्षमता आपकी युद्ध शक्ति से थोड़ी भी कम नहीं है। उपस्थिति की मोनोन आवाज़ गूंजी जब जेरा ने अपना शरीर उसकी ओर घुमाया, और दीवार से, जहां खिड़कियों की छाया के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था, वह अचानक मुड़ गई और छाया से बाहर निकल गई। ऊपर से नीचे तक एक आकृति एक काले वस्त्र में ढकी हुई थी। उस वस्त्र के नीचे देखने पर एक काली गैस की धारा मौजूद थी, जिसने दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया और किसी को भी कुछ भी देखने से रोक दिया। लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। पूर्ण रूप सक्रिय करें। जेरा ने अपनी हड्डियों के हर इंच को उच्चतम संभव स्तर तक कठोर कर लिया और धीरे धीरे एक लड़ाई की मुद्रा में आ गया। मेरी उपस्थिति को गलत समझा गया है। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि वास्तव में तुम्हें मेरे गुरु छाया के 5वें दूत की ओर से निमंत्रण देने आया हूँ। आकृति ने कहा। आवाज में पुरुष या महिला के बीच कोई अंतर नहीं था। जेरास अपनी लड़ाई की मुद्रा में रहा, उसका ध्यान एक बार भी आकृति के शरीर से नहीं हटा। मेरे गुरु ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें खुशखबरी देने के लिए भेजा था। तुम्हारी असाधारण युद्ध क्षमता को पंथ ने नोटिस किया है, और इसलिए हम तुम्हें अपने रैंकों में पसंद करेंगे। सबसे पहले, तुम मेरे कमरे में कैसे आए? जेरास ने तुरंत आकृति को बीच में ही रोक दिया, क्योंकि उसने वह सवाल पूछा जो उसके दिमाग में सुन्न कर रहा था। उसके दरवाजे पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। जेरास ये भी कह सकता था कि कोई भी प्रशिक्षक उसकी अनुमति के बिना उसके छात्रावास के कमरे में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी अजीब तरीके से उसके सामने की आकृति ऐसा कर सकती थी। यह इस कलाकृति की सहायता से हुआ जिसे मैंने पहना हुआ है। ये किसी भी स्थान पर पूरी तरह से घुसपैठ कर सकता है जहां तक छाया मौजूद है। इसे शैडो रोब कहा जाता है। यह एक टेक्नोगामा स्टेज पीस है और हमारे पंथ की एक विशिष्ट कलाकृति है। आकृति ने कहा जब जेरास ने धीरे से अपने पैरों को खोला और सीधा खड़ा हो गया। तो तुमने कहा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पंथ में शामिल हो जाऊं? जेरास ने उत्सुकता से पूछा। तुमने सही सुना। क्या तुमने सोचा है कि जुम्बा मुम्बा इतना शक्तिशाली क्यों था, या शायद उसे अपनी प्राचीन जोकर कला कहाँ से मिली? ठीक है, जुम्बा मुम्बा हमारे अपने लोगों में से एक था, और प्राचीन जोकर कला उसे हमारे द्वारा एक स्वागत उपहार के रूप में दी गई थी। ध्यान दें कि पंथ में शामिल होने से किसी भी तरह से ईआईए में कैडेट होने या किसी और चीज़ पर असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ईआईए भी जागरूक है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, और इसमें शामिल होने पर आपको जो लाभ प्राप्त होंगे वे आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा होंगे। आकृति ने कहा, और जेरास उन शब्दों के पीछे छिपी ईमानदारी को महसूस कर सकता था। वह अच्छी तरह से जानता था कि जुम्बा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जोकर जाति की प्राचीन कला कितनी शक्तिशाली थी, और अगर यह वास्तव में पंथ द्वारा उसे दी गई थी तो शायद यह इतना बुरा होगा कि कम से कम इस पर विचार किया जाए। आप जानते हैं, मैं वास्तव में आपके समूह के बारे में अधिक जानना चाहता था और इसमें शामिल होने पर भी विचार कर सकता था। दुर्भाग्य से, जिस तरह से आप मुझे दिखाई दिए, जेरस ने थोड़े खेदजनक लहजे में कहा, जो आकृति के कानों से नहीं बच पाया। अरे, किसी ने आपको इस जगह में प्रवेश करते हुए नहीं देखा? जेरस ने अचानक पूछा, क्योंकि उसने आकृति को संदिग्ध नज़र से देखा। बेशक किसी को पता नहीं चला। छाया वस्त्र पहने हुए, केवल तभी जब मैं चाहूं कि तुम मेरी उपस्थिति के बारे में जागरूक रहो। तुम, आकृति ने कहा, उसकी आवाज़ थोड़े गर्व के साथ उस रंग में बदल गई। अच्छा, वास्तव में अच्छा। कम से कम किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं। जेरास वहीं चुप रहा। उसकी आंखें उसके बालों से छिपी हुई थीं, क्योंकि आकृति उसे अजीब तरह से देख रही थी। जब अचानक उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने जेरास के पैरों के नीचे से छाया को तैरते हुए देखा। तुम्हें यहाँ मार दूंगा,
खोखले डोमेन को सक्रिय करें। आकृति तुरंत जमीन पर वस्तुओं की छाया में सरक गई और जल्दी से उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह अभी भी थोड़ा धीमा था क्योंकि ज़ेरा के पैरों से निकलने वाली छायाएं तेजी से फैल गईं और पूरे स्थान को एक गोलाकार गुंबद में ढक दिया। आकृति छायाओं के गोलाकार स्थान से परेशान नहीं थी क्योंकि वह तुरंत किनारे पर पहुंच गई, लेकिन जब वह छायाओं के समूह द्वारा वापस उछली तो वह तुरंत अचेत हो गई, जिसने किसी प्रकार की दीवार बनाई। मैं बाहर नहीं निकल सकता। वह अभी भी छाया वस्त्र छिपाने की सुविधा के माध्यम से देखने में सक्षम है और यहाँ तक कि किसी भी चीज़ के माध्यम से यात्रा करने की इसकी मुख्य क्षमता को भी अवरुद्ध करता है। आखिर यह ज़ेरास सेलेस्ट्रिया कौन है? अरे, मैं निमंत्रण के बारे में वास्तव में खुश हूँ, लेकिन शायद अगले जन्म में तुम्हें मेरे कमरे में घुसने से पहले अनुमति मांगनी चाहिए। पीछे से एक आवाज़ आई जब आकृति ने पीछे मुड़कर देखा और अपने जीवन का अगला झटका दे रहा था। वस्त्रधारी आकृति मुड़ी, लेकिन एक ऐसे अस्तित्व के सामने आई जिसने उसके शरीर की हर कोशिका को भय से कांप दिया। बर्फ के समान सफ़ेद बाल, गहरे गहरे पंजे जो पूरी तरह से काले तराजू से ढके हुए थे, जो एक अराजक गैस से भरे हुए थे। एक सुंदर चेहरा जिसका कुछ हिस्सा काले तराजू से ढका हुआ था। आकृति को पूरी तरह से यकीन था कि यह अभी भी ज़ेरास था, लेकिन रूप अलग और थोड़ा शैतानी भी लग रहा था। ज़ेरास तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ जब उसने आलस से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जिस पर आकृति ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह हैरान और अवाक रह गई। उसने पाया कि वह एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकती। ज़ेरा का हाथ उसके सिर पर आ गया और उसने न केवल अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा को बल्कि अपने क्षेत्र में मौजूद अथाह छाया में मौजूद ऊर्जा को भी प्रवाहित करना शुरू कर दिया। अपने उस भूतिया पंजे में सब कुछ डाल दिया जो काले वस्त्र पहने आकृति के सिर में घुस गया। नोव एल बी JNN। कोई अंतिम शब्द? क्या तुम सच में मुझे मारने जा रहे हो? आकृति ने पूछा। उसकी आंखों में आश्चर्य साफ देखा जा सकता था क्योंकि ज़ेरास उस पर भयावह रूप से मुस्कुरा रहा था। जैसे कि इस कमज़ोर ताकत के साथ तुम मुझे मारने का सपना भी देख सकते हो, आकृति ने कहा और जितनी जल्दी हो सके एक तकनीक को सक्रिय किया क्योंकि ज़ेरास ने भी अपने शरीर में जमा की गई सारी ऊर्जा को छोड़ दिया, जिससे एक भयानक शॉकवेव पैदा हुई जिसने निस्संदेह पूरे कमरे को टुकड़ों में काट दिया होगा, लेकिन शुक्र है कि उसके क्षेत्र ने सब कुछ प्रतिबंधित कर दिया था। अथाह अंधेरे छायाओं की गोलाकार गेंद धीरे धीरे बिखर गई और एक बार फिर ज़ेरास सामने आया जिसके हाथों में एक काला लबादा था। दिलचस्प, ये वास्तव में दिलचस्प है। अध्याय 152 शैडोअल्कर्स का एक चिन्ह। ज़ेरास ने अपने हाथों में काले वस्त्र को देखा। उसकी आंखें अभी भी कुछ सेकंड पहले जो हुआ था उससे स्तब्ध थीं। वह भागने में सफल रहा। ज़ेरास ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा। जब उसने आकृति के शरीर में सारी ऊर्जा छोड़ी तो वह महसूस कर सकता था कि अंतिम क्षण में एक तकनीक सक्रिय हो गई थी जिसने सीधे एक स्थानिक दरार पैदा कर दी थी, जिसने आकृति को तुरंत उसमें खींच लिया, जिससे ज़ेरा के हाथ में केवल उसका वस्त्र रह गया। लेकिन वह एकमात्र चीज़ नहीं थी जो उसने छोड़ी। ज़ेरा की आंखें उसकी हथेलियों के पीछे की ओर देख रही थीं जहां एक अजीब टैटू देखा जा सकता था। यह एक गोलाकार प्रतीक था जिसके भीतर एक अजीब अर्धचंद्रमा बना हुआ था, लेकिन जो अजीब था वह इस चंद्रमा का रंग था जो छाया की तरह काला था। आमतौर पर कोई भी चिन्ह को नोटिस नहीं करता था, लेकिन अपनी अराजकता की आंखों से वह अभी भी चिन्हों के माध्यम से देख सकता था। सिस्टम, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? ज़ेरास ने पूछा। होस्ट को उसके हाथों पर प्रतीक के साथ संचारित एक ट्रैकिंग आनुवंशिक क्षमता के साथ चिन्हित किया गया है। संभवतः ये चिन्ह समूह चिन्ह की तरह है और होस्ट के नज़दीक समूह में कोई भी व्यक्ति इसे तुरंत महसूस कर सकता है। ओह, उसने मुझ पर एक ट्रैकर भी लगाया। छी, शायद बदला लेने के लिए। ज़ेरास ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। परिस्थितियों को देखते हुए वह बता सकता था कि आकृति ने उस पर एक निशान छोड़ा था जो उसे बदला लेने में सक्षम करेगा, लेकिन ये समूह चिन्ह होने जितना सरल नहीं था। तो वह पूरे अंधेरे समूह का दुश्मन हो सकता था। अच्छा, मुझे धीरे धीरे खतरे की इस भावना को महसूस हुए बहुत समय हो गया है। अगर वे बदला लेना चाहते हैं तो मैं हर संभव तरीके से इसका स्वागत करूंगा। हालांकि आकृति पर हमला करने का उसका निर्णय शायद बेशर्मी भरा लग रहा था, ज़ेरास को इसका पछतावा नहीं था क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि उसके सिस्टम स्कैन का उपयोग करके उसके साथ आकृति कौन थी। नाम, रियामा शैडोआल्क। जाति, शैडोआल्कर। खेती, प्रतिबंधित। उल्का रैंक का प्रारंभिक चरण। इसके साथ ज़ेरास को पता था कि यह EIA बेस का छात्र या प्रशिक्षक नहीं था, बल्कि केवल एक घुसपैठिया हो सकता था जिसने EIA अधिकारियों की नज़रों से बचने के लिए अपने खेती बेस को प्रतिबंधित कर दिया था। इस आकृति के साथ उसकी गोपनीयता का अतिक्रमण करना और उससे झूठ बोलना, EIA को उनकी उपस्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता था। वह जानता था कि यह भी झूठ बोल रहा है, इसलिए ज़ेरास ने तुरंत उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अंत में अभी भी बहुत धीमा था। बल्कि दुश्मन एक ऐसा था जिसके पास अनगिनत घुसपैठ करने वाली कलाकृतियां थीं। ज़ेरास ने घटना को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया, इसके बजाय अपना सामान पाने पर ध्यान केंद्रित किया।
वह जानता था कि चूंकि वे उसके सामने आए थे और उसने मना कर दिया था, वे निश्चित रूप से उसके पीछे आएंगे और ऐसा करना उनके द्वारा उस पर लगाए गए निशान के कारण आसान होगा। इसलिए उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। चूंकि वे आ रहे थे, इसलिए वह कम से कम उनकी चाल के लिए तैयारी कर सकता था। अपने सभी ज़रूरी कपड़ों और उपकरणों को पैक करके ज़ेरास ने बैग को पकड़ा और बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। आखिरी बार व्यवस्थित लिविंग रूम पर नज़र डालते हुए उसने धीरे से दरवाज़ा बंद करते हुए गहरी सांस ली। अलविदा कमरा, अभी के लिए। इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट डिपार्टमेंट हॉल की ओर जाने से पहले उसने तुरंत अपने कमरे का दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया। चूंकि वह पहले ही काम पूरा कर चुका था, इसलिए अगले दिन का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरे साल के अंधेरे इलाके में पूरा हॉल खामोश था, सिवाय सिंहासन के आर्मरेस्ट पर उंगलियों के टैप करने की आवाज़ के। कार्रवाई करने वाला एक लबादा पहने व्यक्ति था, जिसकी अमानवीय ऊंचाई 3 मीटर थी। हालांकि वह बैठा हुआ था और उसके लबादों के नीचे से भूतिया पंजे जैसे राक्षस झांक रहे थे। लबादे पहने व्यक्ति को अचानक एक तीव्र पुकार महसूस हुई जो उसके किसी अनुचर से ही हो सकती थी। उसके पंजे शून्य में घुस गए और एक हिंसक झटके के साथ आकृति ने मौजूद जगह को चीर दिया और उस जगह के भीतर से एक प्राणी को बाहर निकाल दिया जो जल्द ही बंद हो गया। प्राणी ने आकृति को जमीन पर गिरा दिया और सीढ़ियों से लुढ़क गया, जिससे जमीन पर काले खून के छींटे पड़ गए। कैसा लगा? एक दुष्ट आवाज़ जो एक जानवर की तरह लग रही थी, हॉल में गूंज उठी। जमीन पर पड़ा प्राणी धीरे धीरे अपने घुटनों पर खड़ा हो गया। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक सफ़ेद पट्टियों से ढका हुआ था, लेकिन कुछ जगहें दिखाई दे रही थीं जहां पट्टियां पहले से ही फटी हुई थीं, जिनमें से ज़्यादातर पट्टियां सिर के क्षेत्र में फटी हुई थीं और उन पट्टियों के नीचे से छायाएं निकल रही थीं, जिनमें से सफ़ेद पट्टियों पर काला खून लगा हुआ था। मैंने आपको विफल कर दिया है, गुरु, आकृति ने कहा, जिससे आकृति के गले से गुस्से की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मुझे समझाओ, तुम कैसे विफल हुए? तुम्हें प्रशिक्षकों में से एक ने कहाँ खोजा? आवाज़ गड़गड़ाहट से निकली। NOWELL-BEAK-JAN.C-OM। नहीं गुरु, मुझे उसने खोज लिया, भले ही मैं छाया वस्त्र से छिपा हुआ था। ऐसा लगता है कि हमारी छाया के बारे में उसकी धारणा बहुत बड़ी है। जितना मैंने कभी जाना है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी। लेकिन इतना ही नहीं था, उसने तुरंत मुझे अपने छात्रावास के कमरे में घुसने के लिए मारने की कोशिश की, लेकिन जबकि मेरा बच निकलना पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहिए था, वह एक बहुत ही अजीब छाया जैसे डोमेन बनाकर इसे रोकने में सक्षम था, जिसने मेरी हरकतों को पूरी तरह से पंगु बना दिया। एक प्रतिबंध प्रकार का डोमेन, स्टार रैंक चरण में एक युवा लड़के के लिए। आकृति की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन उसने शब्द पर संदेह नहीं किया क्योंकि मिनियन इसके बारे में झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, मेरे पास शैडो पोर्टल को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उससे पहले मैंने उस पर शैडो मार्क लगाना सुनिश्चित किया। कम से कम हम उसे फिर कभी नहीं खोएंगे, घुटने टेकने वाली आकृति ने आवाज़ दी। उसकी युद्ध क्षमता बहुत बढ़िया है, जो अर्ली मेटियोर रैंक स्टेज पर भी सर्वश्रेष्ठ है। उसकी संवेदी क्षमता इतनी बढ़िया है कि वह हमारे छिपे हुए आर्टिफैक्ट के सक्रिय टेक्नो गामा टुकड़ों को भी महसूस कर सकता है। और अब आप मुझे बताएं कि उसने पहले से ही प्रतिबंध प्रकार का डोमेन विकसित कर लिया है, ये सब केवल पीक स्टार रैंक स्टेज पर है? प्राणी ने ऐसी आवाज़ में पूछा जो पूरे हॉल में गूंज उठी। मेरे गुरु, आपके सामने झूठ शब्द मौजूद नहीं है, आकृति ने झुकते हुए उत्तर दिया। प्राणी धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने अपना वास्तविक आकार 5 मीटर बताया, और वह धीरे धीरे 10 सीढ़ियां उतरा। हर कदम पूरे क्षेत्र को शक्ति से हिला रहा था, क्योंकि वे जिस पूरी संरचना में थे, वह उसके कदमों के दबाव से थोड़ा हिल रही थी। अंत में आकृति के सामने पहुंचे, उनका दाहिना हाथ उनकी गर्दन को पकड़कर उन्हें ऊपर की ओर उठाया। मुझे याद दिलाओ, शैडो वॉकर्स का पहला नियम क्या है? प्राणी ने गैसों की काली भाप से ढके अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। ... शब्द असफलता केवल कमज़ोर लोगों के लिए होती है। आकृति ने आवाज़ निकालने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि विशालकाय हाथ ने उसकी गर्दन दबा दी थी। और छाया वॉकर का दूसरा नियम क्या है? कमज़ोर पात्र जीवन का अधिकार नहीं, मास्टर की विनती। हड्डियों के कुचले जाने की घिनौनी आवाज़ गूंजी जब विशालकाय प्राणी ने आकृति के सिर को दबाया, जो फट गया, जिससे पूरे क्षेत्र में काले खून के छींटे फैल गए। हड्डी के कुचलने की घिनौनी आवाज़ के बीच प्राणी ने धीरे धीरे आकृति को अपने चेहरे के पास लाया और आकृति को धीरे धीरे अपने मुंह में डाला। या तो आप छाया बनना चुनते हैं या फिर हमेशा के लिए उसका शिकार बन जाते हैं। अध्याय 153 नर्ड के साथ डिनर। यह बेस में रात ठंडी और शांत थी, केवल कुछ छात्र लंबी सड़कों पर 2 या 3 के समूह में घूम रहे थे। ठंड, क्या सर्दी आने वाली है? ज़ेरास ने तापमान में अचानक कमी महसूस करते हुए कहा, जो केवल ये संकेत दे सकता था कि धीरे धीरे सर्दी आ रही है। लेकिन ठंड कोई समस्या नहीं थी, कम से कम जागृतिकर्ताओं के लिए तो नहीं।
जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती है वे सभी प्रकार के कष्टदायक तापमान को झेल सकते हैं। कॉस्मिक रैंक चरण के लोग गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को भी अनदेखा करने में सक्षम होते हैं, जबकि गैलेक्सी रैंक के विशेषज्ञ स्पेससूट पहने बिना भी अंतरिक्ष में रह सकते हैं। ये बस इतना था कि जागृतिकर्ता कितनी जल्दी किसी भी चीज़ के प्रति प्रतिरक्षित हो सकते हैं और वे सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक महान होते हैं। ट्रैवल बैग को ज़मीन पर घसीटते हुए उसके टायरों से ऐसी आवाज़ निकलती थी जो सन्नाटे में गूंजती थी। ज़ेरास इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट हॉल की ओर बढ़ा और सिर्फ 5 मिनट में वह बड़ी संरचना के सामने पहुंच गया। उसके हाथ उसे धक्का देकर खोलते हुए उस जगह में दाखिल हुए और फिर कोने में स्थित दरवाजे की ओर बढ़े जो टेलीपोर्टर की ओर जाता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक्सेल स्पेस लैब में एक छोटी सी टेबल रखी गई थी जिस पर इंस्ट्रक्टर मोनिका, एगॉन, अनेलिस और गोइश स्किन वाले इवान सहित 4 लोगों का एक समूह बैठा था। टेबल पर अलग अलग व्यंजन, अजीबोगरीब मछलियां, फल, खाने योग्य पत्तियां और पेय की बोतलें रखी हुई थीं। चारों ने धीरे धीरे अपना चम्मच उठाया और खाना खाने लगे, लेकिन यहाँ और अभी वे टेबल पर खाली 5वीं सीट को घूरने लगे जो खाली थी लेकिन जगह बची हुई थी। माहौल उदास और सन्नाटे से भरा हुआ था, लेकिन ये दरवाज़ा हिंसक रूप से खुलने की आवाज़ से टूट गया और ज़ेरस उसमें कूद गया, जिसने अपने हाथों में पकड़े ट्रैवल बैग को ज़मीन पर फेंक दिया और जितनी तेज़ी से हो सकता था सांस ली। छी, लानत है, वे प्रयोगशाला को खोजने के लिए और भी आसान नहीं बना सकते, ज़ेरस ने गुस्से में बड़बड़ाया। वह पूरी संरचना के चारों ओर घूम चुका था, विभिन्न प्रयोगशालाओं में प्रवेश कर चुका था जहां वह लगभग जिंदा जल गया था। केवल अब उसे पता चला कि अपनी गति बढ़ाना कितना अच्छा था। आखिरकार संरचनाओं के चारों ओर जागने के बाद, सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ने के बाद, वह आखिरकार इस जगह पर पहुंचा और उसने दरवाजे के ऊपर एक्सेल स्पेस लैब को देखा, कुछ ऐसा जिसे वह समझ नहीं पाया कि वह पहले कैसे नोटिस करने में विफल रहा। मफ मफ, ज़ेरास ने अचानक सूंघते हुए हवा में एक अजीब सी गंध महसूस की जिससे उसके पेट से शेर की तरह दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी। ज़ेरास धीरे धीरे मुड़ा और अपनी भौहों को ऊपर उठाकर उसे देखा। वे चारों मनोरोगी बेवकूफ़ थे। ज़ेरास ने मूर्खतापूर्ण तरीके से देखा क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे वहां तब से बैठे थे जब से वह वहां आया था, फिर भी उसे उनका एहसास नहीं हुआ। नमस्ते सीनियर्स, ज़ेरास ने उछलते हुए कहा और जल्दी से ट्रैवल बैग उठाया, चारों की तरफ मुस्कुराते हुए। NOWELL-BEAK-JAN.C अरे बच्चे, तुमने कब से कुछ खाया है? इवान, मूर्ख एलियन ने ज़ेरा के पेट को घूरते हुए पूछा, जो अभी भी गुस्से में शेर की तरह दहाड़ रहा था। अच्छा ओम, 3 हफ्ते पहले, ज़ेरास ने जवाब दिया और अपनी आंतों द्वारा की गई दहाड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका पेट ज़ोर ज़ोर से गुर्राता रहा। क्यों तुम हमारे साथ मत आओ और तुम बाद में पैकिंग कर लोगे? ऑरलिया, गुलाबी बालों वाली महिला, ने कहा जब ज़ेरास ने अपना बैग नीचे रखा और टेबल की ओर बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि मैं मना नहीं कर सकती। शायद मैं भी ऐसा ही करूं, ज़ेरास ने कहा बिना किसी दबाव के। वह आखिरी सीट पर बैठ गया और फिर भूखे जानवर की तरह खाना खाने लगा। ज़ेरास ने बार बार सैकड़ों खाने की प्लेटें उठाईं, उन्हें अथाह खाई में डाल दिया जिसे वह पेट कहता था, जबकि बाकी 4 लोग उसे अचंभित होकर देख रहे थे। टेबल पर मौजूद लगभग 70% खाने को खाने के बाद ज़ेरास ने अपनी बेल्ट को थोड़ा ढीला करते हुए एक अनियंत्रित तेज डकार ली, जिससे बेल्ट अचानक से कस गई। आखिरकार दूसरे लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ते हुए ज़ेरास ने भौहें उठाईं, क्योंकि उसने देखा कि वे लोग उसे देख रहे थे और उनके जबड़े ज़मीन पर थे। क्या? ज़ेरास ने उन्हें अजीब तरह से देखते हुए पूछा, खासकर इंस्ट्रक्टर मोनिका को, जो इस समय खाने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहती थी। ऐसा लगता है कि आपने पिछले 3 हफ्तों से कुछ नहीं खाया है, एनालीज ने कहा, लेकिन ज़ेरा को ज़रा भी बुरा नहीं लगा और वह खड़ा हो गया और झुक गया। धन्यवाद सीनियर्स, दयालुता का ये कार्य ये युवा कभी नहीं भूलेगा और 10 गुना वापस देगा, ज़ेरास ने वीरतापूर्वक कहा और फिर अपनी यात्रा वापस पकड़ ली और भाग गया। वह क्यों भागा? क्योंकि ज़ेरास को पता था कि प्रशिक्षक मोनिका उस पर झपटने और उसे उसकी जान से मारने की धमकी देने से बस 1 सेकंड दूर था। इसलिए ऐसी शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए वह तुरंत भाग गया। वह वास्तव में तुम्हें बहुत समझता था मोनिका, क्या तुम्हें नहीं लगता? ऑरलिया ने खुद से हंसते हुए पूछा, क्योंकि वह मोनिका को देख रही थी जिसकी उभरी हुई नसें धीरे धीरे उसकी त्वचा में वापस प्रवेश कर रही थीं। छी, वह एक बेवकूफ़ है। ठीक है, क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि वह बिल्कुल देवा जैसा दिखता है? इवान ने अचानक पूछा, क्योंकि उन सभी ने अचानक अपनी निगाहें उस पर टिका दीं। मेरा मतलब है कि पूर्व देवा, इवान ने खुद को सही करते हुए कहा, क्योंकि समूह ने अपना भोजन जारी रखने से पहले सिर हिलाया था जो बहुत कम हो गया था, लेकिन वे किससे मजाक कर रहे थे? उनकी वर्तमान साधना का स्तर उन्हें बिना भोजन के सालों तक रहने पर मजबूर कर सकता है। वे अपने किसी प्रियजन के प्रति अपने प्यार और याद के कारण ऐसा करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
जेरस धीरे धीरे कमरे में घुसा और कमरे में किताबों की खुशबू को ताज़ा करते हुए कमरे में घुसा। जेरस ने थके हुए बिस्तर पर उतरने से पहले अपनी यात्रा बैग को अपनी अलमारियों के किनारे गिरा दिया। अपने अराजक अस्तित्व कौशल को सक्रिय करते हुए होलोडोमेन ने उसे बहुत दर्द दिया और वेल की तरह उसकी ऊर्जा को भी निगल लिया। यहाँ चलना पहले से ही काफ़ी मेहनत वाला था क्योंकि वह अपने रास्ते में बेहोश होने से बचने के लिए मुख्य रूप से अपने मन पर निर्भर था। शुक्र है, छोटे से भोजन ने उसे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा दी। जेरास ने सोफे की कोमलता महसूस की और ईमानदारी से कहूँ तो यह उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। वह कम से कम ये तो कह सकता था कि यह उसके छात्रावास के कमरे के बिस्तर जितना ही 60% नर्म था। जेरास ने अपने हाथ फैलाए, गलती से उन्हें सोफे के बगल की शेल्फ पर गिरा दिया। जैसे ही उसने लाखों किताबों में से एक साधारण और अरुचिकर किताब उठाई, उसके हाथ शेल्फ में घुस गए। कवर पर देखते हुए शब्द थे, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग का परिचय। आइए देखें कि यह सब क्या है। जेरास ने तुरंत पहला पेज खोला और एक उदासीन रवैये के साथ पाठ्यपुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन 3 मिनट के बाद वह धीरे धीरे सीधा बैठ गया और गंभीरता से पढ़ना शुरू कर दिया। पूरे कमरे में पन्नों के हिलने की आवाज़ गूंज रही थी, इतनी तेज गति से कि सबसे तेज मानव पाठक भी सदमे में गिर जाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 30 मिनट बाद, दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। जेरास ने 35 मिनट से भी कम समय में 1054 पन्ने पढ़ने के बाद धीरे धीरे किताब बंद की। किताब की विषय वस्तु ऐसी थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था और वह एक स्पंज की तरह था जो अपने दिमाग में ज्ञान की अनंत मात्रा को सोख रहा था। अपनी बढ़ी हुई बुद्धि के कारण जेरास 10 किताबों की पूरी विषय वस्तु को पूरी तरह से पचा सकता था और अगर पूछा जाए तो वह दिल से लेकर सिर तक सब कुछ बता सकता था। किताब को टेबल पर रखते ही उसने तुरंत अगली किताब पढ़ना शुरू कर दिया, फिर अगली और फिर अगली किताब। प्रशिक्षक मोनिका दरवाजे पर पहुंची और उसे धक्का देकर खोला, लेकिन जब उसने देखा कि टेबल पर कुल 100 किताबें पड़ी हैं, तो उसने भौहें चढ़ा ली। जबकि जेरास पूरी तरह से डूबा हुआ बैठा था, उसे पता भी नहीं चला कि वह अंदर आ रही है। वह टेबल पर रखी सारी किताबें पढ़कर खत्म नहीं कर सकता था, है न? 154 प्रशिक्षक मोनिका की मुलाकात एक राक्षस से हुई। प्रशिक्षक मोनिका ने हल्की खांसी की। जेरास तुरंत चौंककर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन प्रशिक्षक मोनिका को देखते ही वह शांत हो गया। मुझे लगा कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, जेरास ने उसकी ओर भौहें उठाते हुए कहा। तुम भूल गई हो कि यह मेरा कमरा है, प्रशिक्षक मोनिका ने बेपरवाही से जवाब दिया। हाँ, 10 घंटे पहले तक। अच्छा, मेरा कमरा हो या ना हो, तुम अभी भी मेरी देखभाल में हो। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से सहमत भी हूँ, जेरास ने मन ही मन सोचा। या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी निजता में दखल दे रहा हूँ? प्रशिक्षक मोनिका ने सोच समझकर पूछा। हाँ, जेरास लगभग चिल्ला पड़ा। अच्छा, तुम एक 16 वर्षीय लड़के से क्या छिपा रहे हो? प्रशिक्षक मोनिका ने कहा। जेरास ने अपना सिर उठाया और पाया कि वह उसे आंख मार रही है, जिससे उसे लगभग खून की खांसी आ रही थी। तुम भूल जाओ, वह जानता था कि वह उससे बहस नहीं जीत सकता, इसलिए अब और झगड़ा करना समय की बर्बादी है। प्रशिक्षक मोनिका ने दरवाज़ा बंद कर दिया, इससे पहले कि वह उसकी ओर बढ़े। अच्छा, ऐसा लगता है कि कोई लाखों किताबों में से अपनी पसंदीदा किताब ढूंढ रहा है, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा। उसकी नज़र टेबल पर रखी 100 किताबों पर थी। मैं कोई पसंदीदा किताब नहीं ढूंढ रही हूँ। मानो मेरे जैसे किसी व्यक्ति की इस जगह पर सूचीबद्ध पुस्तकों में से कोई एक पसंदीदा पुस्तक होगी, जेरास ने उदास स्वर में कहा। ईमानदारी से कहूँ तो उसके लिए पसंदीदा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसने अपने जीवन में सिर्फ 4 पुस्तकें पढ़ी थीं और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उनकी ज़रूरत थी। तो तुमने यहाँ सब कुछ पढ़ लिया है? प्रशिक्षक मोनिका ने सोफे पर बैठते हुए पूछा, इससे पहले कि उसका हाथ मेज़ पर रखी पुस्तकों में से एक की ओर बढ़े। बताओ, वायुगतिकी क्या है? प्रशिक्षक मोनिका जेरास की ओर देखने लगे जो अपने हाथों में पुस्तक पढ़ना जारी रखे हुए थे। वायुगतिकी, हवा की उपस्थिति में किसी पिंड की गति का अध्ययन। और इसकी जीवन शक्ति क्या है? अंतरिक्ष यान, एंटीमिसाइल और रॉकेट का निर्माण। प्रशिक्षक मोनिका की भौहें जेरास की ओर देखते हुए सिकुड़ गईं, जिन्होंने अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया, इससे पहले कि वह पुस्तक के अंतिम पृष्ठों को खोलते हुए तिरस्कार में उपहास करती। आप बाहरी और आंतरिक के बीच कैसे अंतर करते हैं वायुगतिकी? प्रशिक्षक मोनिका ने पूछा, इस बार भयावह रूप से मुस्कुराते हुए। अगले 3 घंटों के लिए अचानक एक पागल मजाक हुआ क्योंकि प्रशिक्षक मोनिका ने अचानक जेरास पर पागलों की तरह सवाल फेंकना शुरू कर दिया, जो बिना किसी रुचि के भरोसा करता था। किताब खत्म करने के बाद अपने हाथों में रखी किताब को नीचे फेंक देता और दूसरी किताब उठा लेता, जबकि अभी भी प्रशिक्षक मोनिका के सभी सवालों का सटीक जवाब दे रहा था। प्रशिक्षक मोनिका ने जेरास को देखते हुए लगभग खून की खांसी की, क्योंकि वह अपने सामने किताबों के ढेर को देख रही थी। जब जेरास उसके सवालों का जवाब दे रहा था, तब तक उसने 100 और किताबें पढ़ ली थीं और अभी भी आगे बढ़ रहा था।
यहाँ तक कि जब उसने वह किताब उठाई जिसे उसने अभी अभी पढ़ना समाप्त किया था, तब भी वह सटीक रूप से उत्तर देने में सक्षम था, ये दिखाते हुए कि उसके सवाल पूछने से भी किताब की सभी सामग्री को समझने की उसकी क्षमता प्रभावित नहीं हुई। तुम क्या हो, ज़ेरास? प्रशिक्षक मोनिका ने भ्रमित होकर पूछा। आमतौर पर जीन जागृत करने वालों को 3 में वर्गीकृत किया जाता है। उनमें से एक शारीरिक जागृत करने वाले हैं, जो अपनी अविश्वसनीय रूप से क्रूर ताकत के लिए जाने जाते हैं। उनकी आनुवंशिक क्षमता चाहे कितनी भी अजीब क्यों न हो, आमतौर पर शारीरिक पहलू पर निर्भर करती है। एक और समूह ऊर्जा समूह था। ये जीन जागृत करने वाले होते हैं जिनके पास ऊर्जा होती है जिसका वे उपयोग करते हैं। कुछ उन्हें हथियार के चारों ओर लपेटते हैं, कुछ इसे ऊर्जा के विस्फोट की तरह छोड़ते हैं। वे एक ऐसा समूह है जो वास्तव में अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और इसके बजाय किसी तरह से ऊर्जा को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तीसरा समूह खुफिया समूह है, जिसे कुछ लोग आत्मा समूह कहते हैं। ये समूह अपनी युद्ध क्षमता के लिए नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। वे किसी से भी ज़्यादा तेज़ी से पढ़ और समझ सकते हैं और उनमें से कुछ के पास फोटोग्राफिक मेमोरी भी हो सकती है, जो एक भी शब्द छूटे बिना दिल से सही ढंग से पढ़ने में सक्षम है। लेकिन प्रशिक्षक मोनिका के लिए ज़ेरस एक असामान्य व्यक्ति था जो उसके ज्ञान को चुनौती देता था। रैंकिंग की लड़ाई के कारण ये सभी के लिए बहुत स्पष्ट था कि ज़ेरस एक शारीरिक जागृत करने वाला व्यक्ति था, उसकी भयानक ताकत के कारण जो हीरे की दौड़ के विशेषज्ञ से भी मुकाबला कर सकती है। अपने हाथ को सफ़ेद ऊर्जा से ढके ब्लेड में बदलने की अपनी अजीब क्षमता के साथ उसके पास ऊर्जा जागृत करने वालों के मूल गुण थे। लेकिन यह आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि कुछ लोगों में आनुवंशिक क्षमताएं होती हैं जो दोनों पक्षों की तरह लगती हैं। लेकिन अब जब उसने उसे अनगिनत पुस्तकों को निगलते हुए और उन्हें ईश्वरीय गति से समझते हुए देखा तो एक भी प्रश्न में असफल नहीं हुआ। वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी कि उसने किस तरह के राक्षस को अपना शिष्य स्वीकार किया है। ज़ेरास ने जोर से जम्हाई ली, अपनी आंखों को लूटने से पहले अपने हाथ में रखी किताब को मेज पर फेंक दिया। वह पहले से ही बता सकता था कि वह अपनी सीमा के करीब पहुंच गया था क्योंकि उसे तेज सिर दर्द महसूस हो रहा था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं कल जारी रखूंगा। ज़ेरास ने केवल प्रशिक्षक मोनिका की ओर मुड़ने के लिए कहा जो उसके चेहरे पर भय के साथ उसे देख रही थी। क्या? ज़ेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा। क्या वह किसी भी तरह से अजीब लग रहा था? वास्तव में ज़ेरास अजीब नहीं है ना? वह सिर्फ एक हानिरहित 16 वर्षीय लड़का है, या मैं गलत हूँ? 155 आत्मा साम्राज्य का आगमन। यह बेस के प्रवेश द्वार पर गुलाबी रंग का एक अंतरिक्ष यान तेजी से आगे बढ़ा और फिर धीरे धीरे बंदरगाह की ओर उतरा। इंजन की गड़गड़ाहट धीरे धीरे शांत हुई और अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला, जिससे हवा में शुद्ध सफ़ेद गैस निकली। अंतरिक्ष यान से एक युवती निकली जो लगभग 23 साल की थी और 1.85 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी थी। उसके बारे में सबसे आकर्षक बात उसका रंग था, उसके लंबे गुलाबी बाल जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे और उसकी गुलाबी पुतली जिससे अंदर चमकते गुलाबी सितारों का भ्रम हो रहा था। यह प्रशिक्षण बेस में आपका स्वागत है, आत्मा साम्राज्य। एक आवाज़ गूंजी जैसे ही उसके सामने का स्थान अचानक बदल गया और मुड़ गया, और अंदर से एक आकृति उभरी जो ईआई की वर्दी पहने हुए थी, जिससे पता चला कि वह एक अधिकारी है। मुझे बताया गया था कि एक आपात स्थिति है, अंतरा ने कहा, उसकी आवाज़ में जल्दबाजी सभी को साफ दिखाई दे रही थी। हाँ आत्मा महारानी, अगर मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, यह अधिकारी ने कहा जैसे ही उसके पीछे की जगह बदल गई, जिससे उसके पीछे एक नीले रंग का दरवाज़ा दिखाई दिया। अंतरा धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली गई। जैसे ही उसका हाथ घुंडी खोलने के लिए मुड़ा, उसकी आकृति तेजी से अंदर गायब हो गई। उसके पीछे यह अधिकारी भी आदरपूर्वक उसके पीछे पीछे आ गया। लेकिन एक यह अधिकारी अपने जैसे दूसरे व्यक्ति के प्रति इतना सम्मान क्यों दिखाता है? यह उसकी प्रतिष्ठा के कारण था। आत्मा महारानी यह में एक अविश्वसनीय प्रतिभा थी जिसे पूरी यह रैंकिंग में तेजी से पदोन्नत किया गया था और अब 25 वर्ष से कम उम्र में मेजर रैंकिंग में भी वही यह की शुरुआत के बाद से इस तरह के पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमरा पूरी तरह से शांत था, केवल बीपिंग मॉनिटर की आवाज़ थी जो पूरे छोटे से कमरे में धीरे धीरे गूंज रही थी। उसके कमरे के बीच में एक बड़ा टैंक था जो पूरी तरह से सफ़ेद कांच का बना था, जिसके नीचे से बड़ी बड़ी पाइपें जुड़ी हुई थीं और उसके बगल में एक और कांच का टैंक था जो अजीब नीले तरल से भरा हुआ था। इस टैंक में एक इंसान की आकृति देखी जा सकती थी जो मानव जैसी आकृति का था और उसके पूरे शरीर पर अजीबोगरीब टैटू बने हुए थे। अगर ज़ेरास यहाँ होता तो वह तुरंत पहचान लेता कि यह मुम्बा जुम्बा है। बड़े टैंक के सामने 2 वैज्ञानिक देखे जा सकते थे जो एक बहुत ही अजीबोगरीब सूट पहने हुए थे जो उनके पूरे शरीर को घेरे हुए था। शुक्र है कि उनकी आत्मा के आखिरी अवशेष को दुनिया में बाहर उड़ने से सफलतापूर्वक रोक दिया गया है। वैज्ञानिकों में से एक ने कहा, खुशी और थकान महसूस की जा सकती थी। ये सच है।
ये पहले से ही एक चमत्कार है, उसके बाएं हाथ का वह छोटा सा हिस्सा अभी भी उसके पूरे शरीर को पूरी तरह से शक्ति दे सकता है। लेकिन अगर उसे तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो मुझे डर है कि वह आखिरी किरण भी फीकी पड़ जाएगी, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। दूसरे वैज्ञानिक ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि उच्च अधिकारियों ने पहले ही आत्मा साम्राज्य को बुला लिया है, वह किसी भी मिनट में यहाँ आ जाएगी। फिर वह उसे सामान्य स्थिति में वापस ला पाएगी। 1 मिनट बाद अचानक उस जगह की हवा बदल गई, जब दोनों वैज्ञानिक तेजी से उनके पीछे मुड़े, जहां एक दरवाजा धीरे धीरे बन रहा था। दरवाजा पूरी तरह से बन गया और जल्द ही उसमें से एक आकृति पूरी तरह से उभरी। हम आत्मा साम्राज्य को सम्मान देते हैं, दोनों वैज्ञानिकों ने सिर झुकाकर कहा। अंतरा ने दोनों वैज्ञानिकों पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय उसकी गुलाबी आंखें सीधे बड़े टैंक को घूर रही थीं जहां जुम्बा की आकृति देखी जा सकती थी। उसे तुरंत बाहर निकालो, उसकी आत्मा को बहुत नुकसान पहुंचा है। 1 मिनट और यह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दोनों वैज्ञानिक इस जानकारी से स्तब्ध थे क्योंकि मशीन के अनुसार इसने कहा कि उसका आखिरी टुकड़ा पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर भी उन्होंने तुरंत ऐसा किया। आखिरकार उनके सामने जो आकृति थी उसे आत्मा साम्राज्य कहा जाता था। मशीन को निष्क्रिय कर दिया गया और जुम्बा के शरीर को टैंक से बाहर लाया गया और बिस्तर पर रखा गया। हमारी रक्षा करें और किसी भी तरह के विकर्षण को रोकें, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, हर कीमत पर। अंतरा ने यह अधिकारी से कहा जो उसे यहाँ लाया था, जबकि वह जुम्बा मुम्बा पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसकी आंखें भ्रम में झुकी हुई थीं। कोई भी व्यक्ति किसी आत्मा को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, खासकर स्कूल प्रतियोगिता में नहीं। अंतरा ने गहरी सांस लेने से पहले सोचा और खुद ही जांच करने के लिए तैयार हो गई कि क्या हुआ। वह जुम्बा के पीछे चली गई, उसके सिर के पीछे पहुंची और फिर उसके हाथों ने उसके सिर को दोनों तरफ से पकड़ लिया। उसके हाथों से गुलाबी ऊर्जा जुम्बा के सिर में चमक उठी और उसकी आंखें एकाग्रता में बंद हो गईं। फिर अचानक वह बेहोश हो गई। पूरी तरह से स्थिर रहे, जैसे कि अब कमरे में मौजूद ही नहीं हो। सोल रिवर्सल आर्ट, अंतरा का समय। एक बार जब ये शब्द कहे गए तो दुनिया पूरी तरह से शांत हो गई और अंतरा को लगा कि वह किसी जगह की ओर खींची जा रही है, एक सामान्य खिंचाव जिसे उसने कई बार अनुभव किया था। पूल रुक गया और उसने देखा कि वह कहाँ थी, एक पूरी तरह से अंधेरी जगह, एक सोल स्पेस का प्रवेश द्वार। लेकिन वह अकेली नहीं थी, उसके सामने जुम्बा था जिसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी क्योंकि वह दूरी में सुनहरे दरवाजे को देखता था और फिर धीरे धीरे उस ओर चलता था। उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान थी। चप बेवकूफ़, एक नज़र से मैं बता सकता हूँ कि यह सोल स्पेस अजीब है। हवा में अजीब ब्रह्मांडीय कण हैं और अंतरिक्ष सामान्य से अधिक अंधेरा है, अंतरा ने खुद से कहा। लेकिन वह भी जल्दी से जुम्बा की आकृति के पीछे चली गई और उसके साथ सुनहरे दरवाजे में प्रवेश कर गई। जब उसने देखा कि जुम्बा अपना पूरा ध्यान दरवाज़ा बंद करने में लगा रहा है, तो उसने देखा कि वह अपना काम पूरा करके उस जगह की ओर मुड़ा और अचानक वह अपनी जगह पर जड़वत खड़ा हो गया। हौंफना, अंतरा के होठों से एक चौंकाने वाली सांस निकली जब उसने अपने सामने देखा, अंधेरे और खून से लाल सीढ़ियाँ, सबसे ऊपर रसातल जैसा दिखने वाला सिंहासन, लेकिन सबसे चौंकाने वाला सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति था। अतिरिक्त लंबे रसातल के पंजों वाला एक अमानवीय शैतान। अजीब काले तराजू उसके हाथों और उसके स्थान के कुछ हिस्से को ढंक रहे थे, जबकि उसकी बाईं आंखें शून्यता का एक अंतहीन घूमता हुआ काला छेद थीं। तुम अपना सिर थोड़ा ज्यादा ऊंचा उठा रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता? अंतरा ने जेरास और मुंबा के बीच पूरे आदान प्रदान को देखा और उस विशाल हथेली को देखकर हैरान और अवाक रह गई जो उसके सिर पर थी। हवा में बना हुआ था और धीरे धीरे जुम्बा को कुचल रहा था, और यहाँ तक कि जेरा के उद्देश्यपूर्ण तरीके से केवल जुम्बा की आत्मा के बचे हुए हिस्से को एक छात्र को न मारने के लिए छोड़ते हुए भी देखा। जुम्बा के एक छोटे से हिस्से में सिमट जाने के बाद पूरा स्थान रुक गया। अब केवल एक ही चीज़ बची थी जो चल रही थी, वह थी वह। ये गंभीर है। आखिर ये लड़का क्या है, इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति और अपनी आत्मा के स्थान पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसमें कितनी राक्षसी मंशा थी और उसका अविश्वसनीय रूप से शुद्ध राक्षसी रक्त था। यह उन शीर्ष 10 शुद्धतम राक्षसी रक्त में से एक है जिन्हें मैंने कभी देखा है। अंतरा ने जेरा के राक्षसी रूप को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं अपने सारे सवाल तब पूछूंगी जब मैं इस बकवास से निपट लूंगी। शायद उसे उस पर एहसान करने के लिए मजबूर कर दे। आत्मा को उल्टने की कला अंतरा का पहुंचने वाला का पड़ा। अंतरा ने अपनी दूसरी आनुवंशिक क्षमता का इस्तेमाल किया और जुम्बा की आत्मा से इस जगह की यादों को पूरी तरह मिटाना चाहा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उससे वह चौंक गई क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया। 156 भविष्यवाणी में एक। अंतरा के शरीर से एक गुलाबी आभा शक्तिशाली रूप से भड़क उठी और पूरे अंधेरे स्थान में फैल गई और गुलाबी रोशनी में उसे रोशन कर दिया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अंतरा को अंदर तक झकझोर दिया। अंतरा परिवार 9 परिवारों से थोड़ा नीचे शक्तिशाली था जब उनके पास शक्ति थी, लेकिन जब आत्मा की शक्ति की बात आती है तो शक्तिशाली 9 परिवार भी नहीं कह सकते कि वे उनसे मुकाबला कर सकते हैं। आत्मा की शक्ति, यही अंतरा परिवार के लिए जाना जाता था।
उनकी पहली आत्मा कला अंतरा का समय उन्हें आत्मा के स्थान में जाने में सक्षम बनाती थी और उन्हें उस आदान प्रदान को देखने की अनुमति देती थी जो पहले हो सकता था। यह इस क्षमता के माध्यम से था कि अंतरा जेरास और जुम्बा के बीच आदान प्रदान को देखने में सक्षम थी, भले ही उनकी आत्मा की लड़ाई पहले ही बहुत दूर हो चुकी थी। NO12BN.C ओम। उनकी दूसरी आत्मा कला अंतरा का पहुंचने वाला कपड़ा उन्हें आत्मा स्थान में घटित हुई आत्मा की यादों को साफ करने में सक्षम बनाता है। आमतौर पर आत्मा को नुकसान एक विशेष रूप से आवर्ती स्मृति होती है जो बार बार किसी व्यक्ति की यादों को प्रभावित करती है, हमेशा के लिए उन्हें परेशान करती है और उन्हें नींद में डाल देती है या उन्हें पागल भी बना देती है। लेकिन अंतरा परिवार आत्मा स्थान में प्रवेश करके और स्मृति के इस हिस्से को बलपूर्वक मिटाकर समस्या का तुरंत समाधान करके इसका इलाज कर सकता है। लेकिन जैसे ही अंतरा ने यादों को मिटाने की अपनी क्षमता का उपयोग किया, उसने महसूस किया कि उस स्थान पर मौजूद काले कण अचानक उसकी गुलाबी ऊर्जा से चिपक गए और वे उस पर इकट्ठा हो गए और उसे एक गहरे रंग में रंग दिया और बलपूर्वक उसकी संरचना को बदलकर उसे भी काला बना दिया, बिल्कुल उनकी तरह। एक बार जब उसकी गुलाबी ऊर्जा काली हो गई और आत्मसात हो गई, तो वह दूसरी गुलाबी ऊर्जा में चली गई और उसे भी दाग दिया, उसे भी काला बना दिया और फिर आगे बढ़ गई। उसकी गुलाबी आभा का मतलब था कि पूरी जगह को मिटा देना, लेकिन इस जगह को बनाने वाली काली आभा से ये दूषित हो रही थी। यह अंतरा को बहुत गहरा सदमा देने के लिए काफ़ी था, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। इतनी मजबूत आभा की उसकी आत्मा की आभा को मिटा दे। कैसे? अंतरा लगभग चिल्ला उठी। यह असली जगह भी नहीं थी और जुम्बा की याद में बची हुई पूरी जगह की बची हुई यादें थीं और फिर भी काली आभा उसकी आभा को दूषित करने में सक्षम थी। अगर ऐसा होता तो क्या होता अगर वह ज़ेरा की आत्मा की जगह में असली जगह होती, तो उसकी आभा कितनी जल्दी पूरी तरह से दूषित हो जाती। अगर यह जानकारी बाहर आ जाती तो ये पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अंतरा के परिवार की आत्मा को मिटाने का विरोध नहीं कर सकती। यहाँ तक कि श्रेष्ठ 9 परिवार भी अपनी थोड़ी मजबूत आत्मा आभा के कारण जल्दी से मिट जाने का विरोध कर सकते हैं और शायद एक मजबूत आत्मा आभा के साथ मिटने से बच सकते हैं। ऐसा नहीं था कि 9 परिवारों की आत्माएं कमज़ोर थीं। अंतरा के परिवार की आत्मा आभा की गुणवत्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन यह अलग था। काली आभा सिर्फ प्रतिरोध नहीं कर रही थी, ये सक्रिय रूप से उसकी आभा को दूषित कर रही थी और उसे अपनी आभा में बदल रही थी। अंतरा ने ठंडी सांस ली, क्योंकि उसके शरीर से गुलाबी आभा और भी ज़्यादा शक्तिशाली रूप से भड़क उठी और धीरे धीरे वे मिटने लगे। उसने अपनी आभा की प्रचुरता का उपयोग करके काली आभा को बलपूर्वक मिटाने का विकल्प चुना था। 5 मिनट से भी कम समय बाद पूरी जगह साफ हो गई थी और एक अंधेरी जगह को छोड़कर कुछ भी मौजूद नहीं था, जिसके केंद्र में एक छोटी सी लौ धीरे धीरे जल रही थी। घटना की स्मृति इतनी व्यापक थी कि इसने जुम्बा की आत्मा की पूरी जगह को ढक लिया और खुद को छिपा लिया। लेकिन यादों के पूरी तरह मिट जाने के साथ ही उसकी आत्मा की लौ आखिरकार एक बार फिर से प्रकट हुई। अंतरा उस आत्मा की लौ की ओर तैरती हुई गई और उसने अपनी मध्यमा उंगली को आगे बढ़ाया, अपनी आत्मा की आभा को उसमें छोड़ने से पहले उसे धीरे से छुआ। अगर जुम्बा की आत्मा की तुलना एक कप से की जा सकती है, तो अंतरा की आत्मा की तुलना पानी से की जा सकती है जो धीरे धीरे कप को भर रहा था, सिवाय इसके कि यह कप में डाले जा रहे बांध जैसा लग रहा था। गुलाबी आभा ने नीले रंग के झोंके को ढांकते हुए चमकीली चमक बिखेरी और धीरे धीरे यह बड़ा और बड़ा होने लगा। 3 मिनट बाद अंतरा को नीले रंग की आभा के सामने तैरते हुए देखा जा सकता था, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक आधारहीन झोंका नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से मानवीय प्राणी था, जिसका आकार जुम्बा से अलग नहीं था। अंतरा ने अपनी उंगली हटा ली, थोड़ी थकावट महसूस करते हुए। ऐसा कुछ जो उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था, सिवाय लगभग 3 साल पहले। उसे लगभग यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह एक सामान्य छात्र की आत्मा की जगह से एक भी याद मिटाने से थक गई थी। 2 वैज्ञानिक और एआई अधिकारी ने आत्मा साम्राज्य और जुम्बा की 2 गतिहीन आकृतियों को उत्सुकता से और चुपचाप देखा। 1 घंटा हो चुका है, क्या हमें यकीन है कि सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है? वैज्ञानिकों में से एक ने उत्सुकता से और अपनी आवाज़ में थोड़ी चिंता के साथ पूछा। यह एक बहुत ही आम कहावत थी कि एआई को मिशन में अपनी आत्मा के क्षतिग्रस्त होने का डर नहीं था, क्योंकि उनके पास एक आत्मा महारानी है जो उन्हें सेकंड में वापस आकार में लाने में सक्षम है। लेकिन तथाकथित आत्मा महारानी को एक साधारण न्यू कैडेट को वापस आकार में लाने में 1 घंटा लग गया। आप दोनों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि आप आत्मा महारानी की क्षमता पर भरोसा नहीं करते हैं, तो आप कम से कम एआई के उच्च अधिकारियों पर भरोसा कर सकते हैं। अगर उन्हें विश्वास नहीं होता कि वह इसे हल कर सकती है, तो वे उसे यहाँ नहीं बुलाते, एआई अधिकारी ने कहा, और विशुद्ध संयोग से एक जोड़ी आंखें खुली जिससे उनमें से एक गुलाबी रोशनी चमक उठी और पूरा कमरा रोशन हो गया। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और उनके सामने अंतरा खड़ी थी, जिसने जुम्बा मुम्बा को एक आखिरी नज़र से देखा और फिर उन्हें घूरने लगी। उसे आराम करने दो, वह अधिकतम 3 दिनों में फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये सुनते ही दोनों वैज्ञानिकों ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और जुम्बा के शव को उस स्थान से दूर ले गए जहां केवल अंतर्रा और एआई अधिकारी रह गए।
मुझे आपकी मदद के लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए। मैं मिशन के पूरा होने की सूचना उच्च अधिकारियों को दूंगा। यह अधिकारी ने कहा। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, यह द्वारा ही पाले गए व्यक्ति के रूप में मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। इतना कहने के बाद क्या आप मुझे उस लड़के के बारे में और बता सकते हैं जिसने अपनी आत्मा को इस हद तक घायल कर दिया? अंतर्रा ने एक सादे चेहरे से पूछा, जिससे ये जानना असंभव हो गया कि वह क्या सोच रही थी। अगर आपकी इच्छा हो तो आत्मा महारानी। लड़के का नाम जेरस सेलेस्ट्रिया है। वह जुम्बा को हराने के बाद अपनी पहली रैंकिंग स्थिति बनाए रखने में सक्षम था, लेकिन उसे मेरे लिए बुलाओ। अंतर्रा ने तुरंत यह अधिकारी को रोकते हुए कहा। काश मैं ऐसा कर पाती, लेकिन उसके गुरु ने उससे किसी भी तरह का संपर्क करने से मना कर दिया है, ये कहते हुए कि वह गहन प्रशिक्षण में है। उसका गुरु? अंतरा ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, घटना के बाद प्रशिक्षक मोनिका ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। क्या? अंतरा ये सुनकर पूरी तरह चौंक गई। मोनिका ने शिष्य को स्वीकार करने का फैसला किया? तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद प्रशिक्षक मोनिका से उसके लिए अनुरोध करूंगी। आत्मा साम्राज्य ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा और तुरंत अंतर आयामी युद्ध हॉल की ओर चल पड़ी। यह अजीब है कि गर्वित आत्मा साम्राज्य अचानक कुछ यादृच्छिक नए कैडेटों की परवाह करने लगी। अधिकारी ने बुदबुदाया, लेकिन उसने जल्द ही इसे अपने दिमाग से निकाल दिया और जल्द ही कमरे से बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि आत्मा साम्राज्य के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। शायद भविष्यवाणी में बताई गई बात हो। 157 देव की आत्मा। अंतरा, यह एक शब्द है जिसका अर्थ है आत्मा। एक बुजुर्ग की आवाज़ गूंजी, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी नाभि तक पहुंच रही थी। उसके दाहिने हाथ में एक छड़ी और दूसरे हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उसके पीछे कुल 5 बच्चे थे, जिनकी उम्र लगभग 12 साल थी। उनके हर कदम से एक खनकती हुई आवाज़ आ रही थी जो उस पूरी गुफा में गूंज रही थी जिसमें वे थे। जैसे ही बुजुर्ग आगे बढ़े, बच्चे उनकी आंखों में श्रद्धा के साथ उनके पीछे चल रहे थे, क्योंकि न केवल ये बुजुर्ग उनका सर्वोच्च कुलपति था, बल्कि जिस गुफा में वे थे वह उनकी पैतृक भूमि थी। क्या आपने कभी हमारे जैसे अंतरा की आत्मा के चमत्कार के बारे में सोचा है? दूसरों के आध्यात्मिक स्थान में प्रवेश करने और उनसे ऐसी यादों को मिटाने की क्षमता जो शायद वे कभी नहीं चाहते थे। ये हमेशा से ही मानवता की चाहत रही है, एक इच्छा कि वे अपनी यादों के संग्रह से एक विशेष याद को मिटा सकें, और हम अंतरा ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो मानवता की शुरुआत से ही उस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। क्या अंतरा की आत्मा बस यही करती है? एल्डर बच्चों में से एक ने अचानक पिल्ला जैसी आंखों से पूछा। सर्वोच्च कुलपति के बारे में, अफवाहों के बारे में और जानना चाहता था। दुनिया ने हमेशा यही सोचा है कि हम बस यही करते हैं, लेकिन यादों को मिटाना अंतरा की आत्मा का मूल हिस्सा भी नहीं है। एल्डर ने जवाब दिया और अचानक सभी बच्चों के मुंह से एक आह निकल गई। लगभग 1 घंटे तक लंबी संकरी गुफा में चलने के बाद वे आखिरकार एक बड़ी जगह पर पहुंच गए, जो उस जगह का अंत लग रहा था। इस स्थान पर एक मानवरूपी महिला की आकृति में एक विशाल मूर्ति थी, जो घुटनों के बल बैठी हुई अपनी दोनों हाथों को आपस में जोड़े हुए थी। लेकिन जिस चीज़ ने उन्हें चौंकाया वह ऊर्जा की तैरती हुई गुलाबी गेंद थी, जो उसके सामने दीवार पर अलग अलग भित्तिचित्रों से एकत्रित होकर बनी थी। यहाँ बच्चे अंतरा की आत्मा का परम स्रोत है, बुजुर्ग ने कहा, और अपने घुटनों पर बैठने और अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ने से पहले अपनी छड़ी और मशाल नीचे रख दी। बच्चे पूरी तरह से चकित थे। उन्होंने पहले कभी कुलपति को किसी के प्रति ऐसी परम श्रद्धा समर्पित करते नहीं देखा था, और उन्हें अपने घुटनों पर बैठने से पहले ये बताने की आवश्यकता नहीं थी। 1 मिनट जल्दी से बीत गया और फिर बुजुर्ग धीरे धीरे सीधे खड़े हो गए। तुम उठ सकते हो। वे सभी तुरंत एक एक करके अंदर आ गए। तुमने पूछा कि क्या अंतरा की आत्मा केवल यादों को मिटा सकती है? जैसा कि तुम देख सकते हो, अंतरा की आत्मा इससे कहीं अधिक है, बुजुर्ग ने कहा। उसकी लौ की छड़ी उस जगह के आसपास मौजूद भित्तिचित्रों को रोशन कर रही थी। अजीब जातियों और प्राणियों के भित्तिचित्र जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, सभी एक शक्तिशाली दबाव और एक धड़कती हुई भावना को विकीर्ण कर रहे थे, जैसे कि वे दीवार से बाहर कूदकर उन पर हमला करने वाले हों। उन्होंने देखा कि इन आकृतियों से हरी रोशनी निकल रही थी और घुटने टेकने वाली आकृति के सामने बड़े गुलाबी गोले पर इकट्ठा हो रही थी। ये दूसरों से प्रकाश के हरे कणों को अवशोषित कर रहा है, इसे अपनी गुलाबी रोशनी में बदल रहा है। एक महिला की आवाज़ स्पष्ट रूप से गूंजी, जिस पर बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, अंतरा को अपनी आत्मा दूसरों की आत्मा से मिलती है, और एक बार जब आप साधना के उस चरण पर पहुंच जाएंगे जैसा कि मैंने किया है, तो आपको अमर आत्मा के वास्तविक अर्थ, अमरता के रहस्य का एहसास होगा। एल्डर ने अपनी आवाज़ में भारीपन के साथ कहा, और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को 3 बार जमीन पर पटका और एक अजीब लय में ऊर्जा की तैरती हुई गुलाबी गेंद तुरंत शक्तिशाली रूप से बढ़ने लगी, क्योंकि इसने एक चौंकाने वाली अवशोषित शक्ति जारी की जिसने सभी 5 बच्चों को अपनी ओर खींच लिया। उनकी आकृति गुलाबी रोशनी से अस्पष्ट हो गई। एल्डर ने चुपचाप घटना को देखा। लगभग आधे हजार साल हो गए हैं, फिर भी यह हमेशा आशीर्वाद है, और एक बार भी इसने उन्हें निराश नहीं किया।
बड़ी गुलाबी गेंद धीरे धीरे छोटी होने लगी और जल्द ही 5 बच्चों की आकृति प्रकट हुई, सिवाय इस बार वे अलग थे। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर के चारों ओर एक गुलाबी प्रभामंडल था, जबकि उनकी पुतलियां गुलाबी रंग की हो गई थीं। वे एक रहस्यमय और आत्मा को नियंत्रित करने वाली आभा बिखेर रहे थे, जो बहुत अधिक शुद्धता को प्रकट कर रही थी और फिर भी थोड़ी सी भी उदासीनता और तिरस्कार के साथ दायर की गई थी, मानो किसी उच्चतर प्राणी का हो। तुम पांचों को अंतरा की आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका बोझ भी तुम्हारा हो गया है, बड़े ने भारी आवाज में कहा। इसका बोझ? बच्चों में से एक ने थोड़ा उलझन में पूछा। बड़े ने आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठी मूर्ति के सामने उनके स्तर पर पहुंचकर, लेकिन उसने थोड़ा सा मोड़ लिया और अपनी जलती हुई छड़ी को बाहर निकालने से पहले घुटनों के बल बैठी मूर्ति के पीछे की ओर बढ़ गया। बच्चे तुरंत अपने सामने और अंतरा की मूर्ति के पीछे की मूर्ति को देखकर चौंक कर चिल्ला उठे। ये हड्डियों के सिंहासन पर बैठे हुए एक प्राणी की विशाल मूर्ति थी। इसका विशाल शरीर अंतरा की आत्मा की महिला मूर्ति के आकार से लगभग 2 गुना ऊंचा था, जिसके कंधे पर 4 विशाल भुजाएं थीं। यह अंतरा की आत्मा का दुश्मन है, दैव की आत्मा, अंतरा की आत्मा की एकमात्र विरोधी शक्ति, एल्ड ने कहा। उसकी आमतौर पर शांत और दयालु आंखों से एक जानलेवा भाव निकल रहा था। 10:36। उसके शरीर के अन्य सभी अंग काली गैस से ढके हुए थे, जिससे उसका चेहरा और वास्तविक शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आकृति के पंजे देखे जा सकते थे और उनमें से एक घुटने टेकने वाली महिला आकृति की गर्दन में घुस रहा था, ऐसा कुछ जो पहले नहीं देखा गया था क्योंकि वे सामने से छवि को देख रहे थे। यह अंतरा की आत्मा का दुश्मन है, दैव की आत्मा, अंतरा की आत्मा की एकमात्र विरोधी शक्ति, एल्ड ने कहा। उसकी आमतौर पर शांत और दयालु आंखों से एक जानलेवा भाव निकल रहा था। क्या ये है? बच्चों में से एक ने अचानक पूछा, उसकी आवाज में आश्चर्य था। हाँ, ये है, बड़े ने कहा। यह ऊर्जा का एक हरा कण था जो अचानक घुटनों के बल बैठे अंतरा की छेदी हुई गर्दन से प्रकट हुआ और सिंहासन पर बैठे शैतान के पंजों में चला गया। लेकिन बच्चों ने देखा कि अंतरा का गुलाबी रंग अचानक काले रंग में बदल गया और फिर घृणित आकृति में समा गया, जबकि अंतरा की आत्मा दूसरों की आत्मा के कणों को अवशोषित करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करती है। उस अपवाद का एक ही नियम है और वह है दैव की आत्मा। यह न केवल अवशोषित करती है, बल्कि अंतरा की आत्मा को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है, क्योंकि वे संपर्क में आते हैं और इसे अपने में बदल देते हैं, एकमात्र ऐसा जो हमारी अंतरा की आत्मा को पूरी तरह से खा सकता है। ये कहना बेहतर होगा कि यह हमारी अंतरा की आत्मा को खिलाती है। यह अंतरा का बोझ है, और अंतरा ने अपने आशीर्वाद के बदले में केवल एक चीज मांगी है, वह है इस दुनिया में दैव की आत्मा को रोकने में हमारी मदद करना। लेकिन 500 साल हो गए हैं और हमने अभी तक दैव की आत्मा को नहीं देखा है। भले ही पारिवारिक विरासत जारी रहनी चाहिए, हमें दैव की आत्मा की खोज जारी रखनी चाहिए, क्योंकि यह एक दिन प्रकट होगी। हम अंतरा की आत्मा द्वारा केवल एक चीज के लिए जन्म लेते हैं, हमारे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य, दैव की आत्मा को खत्म करना। दयाल थूक दिया। लेकिन अगर हम कभी देवा की आत्मा से मिले तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? बच्चों में से एक ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तुरंत ही ऐसे प्राणी से घृणा महसूस करोगे। पहली नज़र में इतनी भारी घृणा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी या सुनी भी नहीं होगी। देवा की आत्मा अंतरा की आत्मा से पोषण लेती है। इसने तुम्हारी हड्डियों में नफरत के बीज बो दिए हैं। कभी मत भूलना, चाहे देवा की आत्मा किसी के पास भी हो, उन्हें तुरंत खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो हमारा अंतरा परिवार इस दुनिया से मिट जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतरा अंतर आयामी युद्ध हॉल के दरवाजे से तेजी से घुसी। उसके चेहरे पर हल्के पसीने की बूंदें थीं और उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। हॉल के चारों ओर देखते हुए उसने तुरंत मंच के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। अरे अंतरा, क्या तुम्हें कभी नहीं पता कि अंदर घुसने से पहले दस्तक देने का क्या मतलब होता है? 158 तीव्र आमना सामना। प्रशिक्षक मोनिका मंच के शीर्ष पर आलसी ढंग से बैठी थीं, अपने हाथों में पुस्तिका को बिना किसी परेशानी और कुछ हद तक आलसी भाव के साथ घुमा रही थीं। क्यों? वह पहले ही पूरी किताब पढ़ चुकी थीं और ये 50वीं बार था जब वह ऐसा कर रही थीं। सिद्धांत पर एक किताब जिसे वह अभी तक नहीं समझ पाई थीं और जो उन्हें अपनी साधना को आगे बढ़ाने से रोक रही थी। अचानक हॉल के प्रवेश द्वार बंद दरवाजे को देखते हुए उनकी बैंगनी आंखें सिकुड़ गईं, जब अचानक उन्होंने अपनी किताब पर ध्यान केंद्रित करने से पहले इसे अनदेखा करते हुए ठंडी सांस ली। धमाका! अंतरा के अंदर प्रवेश करते ही एक हाथ दरवाजे से लगभग उसके टिका को तोड़ता हुआ अंदर घुसा। अरे अंतरा, क्या तुम्हें प्रवेश करने से पहले दस्तक का मतलब नहीं पता? प्रशिक्षक मोनिका ने अगली पुस्तिकाओं की ओर बढ़ते हुए पूछा। ये शब्द नश्वर लोगों के लिए है। तुमने पहले ही महसूस कर लिया था कि मैं 3 मील दूर से आ रही हूँ। अंतरा ने तिरस्कार के साथ उत्तर दिया। दरवाज़ा बंद करके धीरे से अपना पसीना पोंछा और गहरी सांस ली। प्रशिक्षक मोनिका ने गुलाबी बालों वाली लड़की को अच्छी तरह से देखते हुए उसका ध्यान किताब से हटा दिया।
तुम जल्दी में लग रही हो। क्या तुम आखिरकार अपना नुकसान सहने के लिए तैयार हो गई हो? प्रशिक्षक मोनिका ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पूछा। माफ़ करें, आपका गुस्सा फूटने के लिए। मैं यहाँ जेरास नामक लड़के के लिए हूँ। जेरास सेलेस्ट्रिया, मैंने सुना है कि आपने उसे अपना शिष्य चुनने का फैसला किया है। अब जब मुझे सही से याद आ रहा है तो आप मोनिका को लगभग 3 साल से कभी भी मुस्कुराते या किसी से बात करते नहीं देखा गया है। उस मिशन के बाद जहां आपने एक पूरे टॉबी परिवार को मार डाला था, एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा था और स्लॉथरा एम्प्रेस का नाम कमाया था। ईआईए ने तब से आपको इस हॉल में जंजीरों में जकड़ रखा है और आप और भी ज्यादा ठंडी होती जा रही हैं। अब आपने अचानक एक शिष्य को स्वीकार कर लिया है। क्या ये ईआईए में अभी सबसे अजीब बात नहीं है? अंतरा ने धीरे धीरे प्रशिक्षक मोनिका की ओर चलते हुए कहा, जिनकी आंखों में एक तीव्र बैंगनी रोशनी चमक उठी और फिर शांत हो गई, क्योंकि उनका शांत और बेफिक्र आभामंडल थोड़ा बदल गया था, स्पष्ट रूप से उन शब्दों से प्रभावित। आप क्या चाहती हैं, अंतरा? प्रशिक्षक मोनिका ने अपनी किताब नीचे रखते हुए पूछा। आपके शिष्य ने एक और कैडेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ, शायद उसे कुछ बातें सिखा दूँ, इससे पहले कि वह तुम्हारी तरह एक निर्दयी हत्यारा बन जाए और उसे जीवन भर के लिए कैद कर लिया जाए। अंतरा ने अपने सामने शैतान को देखते हुए घृणा से कहा। अमानवीय शैतान ने 9 परिवारों के ठीक नीचे एक पूरे परिवार का कत्ल कर दिया, यहाँ तक कि बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मुझे खेद है अंतरा, वह गहन प्रशिक्षण में है, उसे देखा नहीं जा सकता। प्रशिक्षक मोनिका ने अपनी सीट से धीरे से खड़े होकर उत्तर दिया, उसकी आवाज़ में टकराव की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं अनुरोध नहीं कर रही हूँ। मेजर के रूप में मेरी स्थिति के अनुसार मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप जेरास सेलेस्ट्रिया को उस छेद से बाहर निकालें जिसमें आप उसे छिपा रहे हों। अंतरा ने आदेश दिया, जबकि प्रशिक्षक मोनिका की घड़ी बीप हुई और एक एआई आवाज़ सुनाई दी। आपको एक उच्च अधिकारी से आदेश मिला है। पूर्णविराम। स्वीकार करें, अस्वीकार करें। अस्वीकार करें। प्रशिक्षक मोनिका ने तुरंत उत्तर दिया। आपने अस्वीकार करना चुना है। आप अपने अपराधों से कैसे छुटकारा पाना चाहते हैं? 1. रैंकिंग में गिरावट। 2. -10,000 अंक। 3. दंड कक्ष का दौरा। मैं 2 के लिए जाऊंगा, प्रशिक्षक मोनिका ने उत्तर दिया, जबकि उनकी घड़ी बीप हुई। आपके खाते से 10,000 अंक काट लिए गए हैं। पूर्णविराम। खाता शेष 500। लेस देन। आपको आदेश की अवज्ञा करने के लिए क्षमा कर दिया गया है और अब आपको अवज्ञा से संबंधित किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा भविष्य में इस तरह के आदेश के लिए। बेवकूफ़, तुमने अभी अभी मिशन को लगातार पूरा करने के लिए लगभग 5 साल के लिए पर्याप्त अंक खो दिए हैं। अंतरा ने मजाक में जवाब दिया। मुझे माफ़ करना अंतर्रा, वह दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझ पर एक एहसान करो और इस जगह से भाग जाओ। बूम। पूरा स्थान पागलों की तरह हिल गया क्योंकि अंतरआयामी लड़ाकू संरचना हिल रही थी, जैसे कि वह उस शक्ति को रोक पाने में असमर्थ हो। अंतर्रा से एक गुलाबी रोशनी निकली, इतनी तीव्रता के साथ कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच्चा सितारा पैदा हो रहा हो। ज़ुम्बा की यादों को मिटाते समय उसकी आभा एक कोमल मोपिंग स्टिक की तरह थी, लेकिन अब वे हवा में सफ़ेद रेखाएं बनाते हुए ब्लेड की तरह बेहद तेज और चुभने वाली हो गई थीं। प्रशिक्षक मोनिका अंतर्रा को अपनी आभा छोड़ते हुए देखकर थोड़ा हैरान थी और अचानक उन्हें लगा कि उनके घुटने की हड्डी कांप रही है, जिससे उनके चेहरे पर एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। कोई उसे घुटनों पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। काबूम। ऐसा लगा जैसे ऊर्जा का एक बांध खुल गया हो, क्योंकि इंस्ट्रक्टर मोनिका से तीव्र बैंगनी ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे पूरी हवा हिल गई और उसके आसपास की जगह अस्थिर हो गई। उसकी आंखें बैंगनी रंग से पूरी तरह चमक रही थीं, क्योंकि उसके हाथों में एक लंबा बैंगनी कटाना दिखाई दिया। कटाना इतनी हत्यारी मंशा से भरा हुआ था कि उन्होंने खून के समुद्र की मृग तृष्णा पैदा कर दी। चले जाओ। इंस्ट्रक्टर मोनिका के मुंह से गुस्से की एक दहाड़ निकली जब उसने अपनी कटाना को इतनी तेजी से आगे की ओर मारा। अंतरिक्ष तुरंत फट गया और ये तुरंत अंतरा की गर्दन पर एक ही इरादे से आगे की ओर कटता हुआ दिखाई दिया, उसे एक ही वार से मार डालने के लिए। लेकिन अंतरा खुद भी धीमी नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी को एक साथ बांधा हुआ था। उसका हाथ मांस से बना हुआ लग रहा था, लेकिन तीव्र बैंगनी रंग का था और वह ब्लेड की रोशनी से सीधे टकरा गई। NOWELL-BE-IN.C ओम। काबूम। टकराव के बिंदु से एक शॉकवेव उठी, जो उल्कापिंड के शिखर स्तर के विशेषज्ञ को तुरंत चीरने के लिए पर्याप्त थी। धूल और स्थानिक दरार धीरे धीरे बंद हो गई और लड़ाई का परिणाम जल्द ही सामने आ गया। ड्रॉप ड्रॉप। तरल पदार्थ गिरने की आवाज़। अंतरा की मुट्ठी मुक्का मारने की गति में आगे बढ़ी हुई थी, लेकिन उसके पो के बीच में गुलाबी कणों के साथ लाल रक्त के साथ एक छोटा सा कट स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। हालांकि यह जल्द ही अगले सेकंड में बंद हो गया और अंतरा और भी अधिक गुलाबी रोशनी के साथ भड़क उठी। तुम मर जाओगी अंतरा, प्रशिक्षक मोनिका ने एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उसकी ओर सीधे देखते हुए कहा। और तुम जीवन भर के लिए अपंग भी हो जाओगी, अंतरा ने भी आत्मविश्वास से कहा, जिस पर प्रशिक्षक मोनिका मना नहीं कर सकी। तो क्या तुम मुझे बच्चा दोगी या फिर अपंग होना पसंद करोगी?
अंतरा ने धमकी भरे अंदाज में पूछा। मैं फिर से दोहराती हूँ, उसे देखा नहीं जा सकता। प्रशिक्षक मोनिका ने अपनी जगह पर खड़े होकर अपने कटाना को अपने सिर के ऊपर उठाया और खुद को एक और स्वर्ग हिला देने वाले वार के लिए तैयार किया। अंतरा की आंखों में एक गहरा गुलाबी रंग चमक उठा, लेकिन जल्द ही उसकी आभा फीकी पड़ गई क्योंकि वह एक बार फिर से शांत हो गई, जबकि प्रशिक्षक मोनिका का कटाना भी उसके हाथों से गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि तुम उसका इतना बचाव क्यों कर रही हो या अचानक उसने तुम्हारा पक्ष कैसे प्राप्त कर लिया, लेकिन जान लो कि इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि तुम एक घिनौने शैतान हो। अंतरा ने उत्तर दिया और धीरे धीरे अपनी सीट की ओर बढ़ गई। और अगर तुम सोचो कि मैं भूल गई हूं कि मैं यहाँ क्यों आई हूं, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम यहाँ रहो और तुम दोनों शैतान जितना हो सके एक दूसरे की संगति का आनंद लो, क्योंकि वह जिस सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहर में जा रहा है वह उसकी कब्र होगी। अंतरा ने दरवाज़ा बंद करने से पहले बड़ा बम गिराया। प्रशिक्षिका मोनिका ने अपनी किताब वापस उठाए और पढ़ना जारी रखा, जैसे कि उसने अंतरा की धमकियों के बारे में नहीं सुना हो, लेकिन किताब के पन्नों को घुमाते समय उसकी कांपती उंगलियों ने उसकी भावना को प्रकट कर दिया। ठीक है, कम से कम मैंने उसके लिए 40 दिन और जिंदगी तो खरीदी, प्रशिक्षक मोनिका ने खुद से कहा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी अगर अंतरा की मुलाकात जेरास से होती तो संभावना थी कि वह उसे देखते ही मार देती। लगभग 5 साल तक दोनों के प्रतिद्वंद्वी रहने के बाद उसने अंतरा को कभी इतना अचानक उत्तेजित होते नहीं देखा था, लेकिन इस बार वह उसकी घबराहट को महसूस कर सकती थी, एक ऐसा भाव जो अंतरा ने पहले कभी नहीं दिखाया था। इसके जरिए वह जानती थी कि वह निश्चित रूप से अंतरा को जेरास से मिलने नहीं दे सकती, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह उसे हमेशा के लिए छिपा नहीं सकती। 159 बदकिस्मत और आलसी ब्लॉन्क। यह डॉर्म रूम एरिया। खिड़की से होकर प्रकाश की सुनहरी किरणें एक युवा व्यक्ति के गोरे चेहरे को चमका रही थीं। उसके पैर कमर तक बिस्तर पर थे, जबकि बिस्तर का ऊपरी हिस्सा जमीन पर लटक रहा था। उसका विशाल मुंह खुला हुआ था और बगल से थूक टपक रहा था और पूरे कमरे में खर्राटों की गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंज रही थी। ड्राइंग। युवक की बांह पर लगी घड़ी अचानक बहुत तेज कंपन करने लगी और वह अचानक चौंककर जमीन पर गिर पड़ा और सिर के बल जमीन पर गिर गया। अर्र चच, जो भी तुम मेरे ध्यान के इस दुर्लभ क्षण में मुझे परेशान कर रहे हो सकता है कि नौ अनंत बिजली तुम पर टूट पड़े, चाहे तुम कहीं भी हो। जेरस। क्विन ने अपनी घड़ी पर सूचना को ध्यान से देखा, हालांकि किसी बाहरी व्यक्ति को यह थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि उसकी आंखें बंद थीं। ये वास्तव में वह है। अधिसूचना टैब पर क्लिक करना। जेरस सेलेस्ट्रिया। अरे क्विन, बस तुम्हें बताने के लिए, मैं अगले कुछ हफ्तों तक उपलब्ध नहीं रहूंगा। अचानक एक गुरु मिल गया और वह उग्र प्रशिक्षक मोनिका है, जो अंतरआयामी लड़ाकू वर्ग की प्रशिक्षक है। इसलिए उसके साथ इस अविश्वसनीय रूप से अजीब प्रशिक्षण पर जा रहा हूँ। बस अगर तुम मुझे कुछ समय के लिए आसपास नहीं पाते हो, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं अच्छे हाथों में हूँ। ओम ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। बाद में मिलते हैं दोस्त। हम। प्रशिक्षक मोनिका। ये नाम बहुत जाना पहचाना है, क्विन ने बड़बड़ाते हुए अपनी घड़ी पर टैप किया और स्क्रॉल करना जारी रखा। महिला प्रशिक्षक टैब पर पहुंचकर और तथाकथित प्रशिक्षक मोनिका की तस्वीर देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं, जब अचानक उसके सारे बाल खड़े हो गए। प्रशिक्षक मोनिका, क्या ये गुप्त वध करने वाली महारानी नहीं है? क्विन ने चौंककर पूछा। उसने एक शिष्य को स्वीकार किया है। क्विन ने तुरंत अपनी घड़ी में टाइप किया और जितनी जल्दी हो सके एक सूचना भेजी। अरे जेरास, हमेशा अपने गुरु पर नजर रखना। उसका तुम्हें अभी शिष्य के रूप में स्वीकार करना उतना ही अजीब है जितना कि एक सांप का अचानक चूजे को अपनाना। मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से लापरवाह मत बनो और अपनी तेज नज़रें बनाए रखो। हालांकि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो यह बुरा नहीं होगा यदि तुम उसे दूसरी गया बनाने में कामयाब हो जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि गया को खुद कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे भी प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएं और जल्द ही मिलते हैं। वह बेवकूफ़, वह हमेशा उनके साथ भाग्यशाली रहता है देवियों। क्विन ने ईर्ष्या से कहा क्योंकि वह धीरे धीरे बाथरूम की ओर जाने से पहले अपने होठों से थूक पहुंच रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 20 मिनट बाद सुंदर चेहरे वाला एक युवक EIA न्यू कैडेट्स की वर्दी पहने हुए आईने में देखा जा सकता था। वह 1.8 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, उसके सिर के चारों ओर सुंदर चांदी के बाल बिखरे हुए हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वह किसी लोकप्रिय मॉडल की तरह लग रहा था। एक बहुत ही बढ़िया रचना, सुंदर तराशा हुआ चेहरा और एक दिव्य सींग वाले गेंडा की पूंछ की तरह सुंदर बाल। बस क्यों दुनिया की सभी लड़कियां अभी तक मेरा प्यार पाने के लिए मौत से क्यों नहीं लड़ रही हैं? क्विन ने दिल टूटने वाले भाव के साथ पूछा। ड्रिंक। उस पल अचानक उसकी घड़ी का कंपन गूंज उठा जब क्विन ने एक भान उठाई। प्रशिक्षक ड्रेको, आपको आज के कॉम्बैट ऑपरेशन क्लास से निःशुल्क छुट्टी दी गई है। हम निःशुल्क छुट्टी? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
क्विन ने नोटिफिकेशन को घूरते हुए दबी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन जल्द ही एक और नोटिफिकेशन आ गया। आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है 10 मिनट में EIA विजिटर्स हॉल। EIA विजिटर्स हॉल, क्विन ने बुदबुदाया, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी अचानक नीली रोशनी की चमक बिखेर रही थी। क्विन अपने कमरे के निकास की ओर बढ़ गया और उसकी घड़ी पर दिशा दिखाई दे रही थी 8 मिनट बाद। क्विन विशाल संरचना के सामने पहुंचा। जैसे ही वह काउंटर पर गया जहां रिसेप्शनिस्ट दिखाई दे रहा था। नमस्ते सम्मानित अधिकारी, मैं क्विन हूं, क्विन वार्ड स्पेस EIA के उच्च अधिकारियों के आदेश पर यहां आया हूं और मैं जितना जल्दी हो सके आ रहा हूं क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा और समय के प्रति सजग व्यक्ति हूं, इस उम्र और समय के आसपास के अन्य कैडेटों से बिल्कुल अलग, जो दर्शाता है कि मैं कितना असाधारण इंसान हूं। क्विन ने यथासंभव विनम्र दिखने के लिए कहा, लेकिन उसने केवल इतना देखा कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए धीरे धीरे अपना गिलास गिरा दिया। ये रहा कार्ड, कमरा 1240 में। वेट्रेस ने उसे कार्ड देते हुए कहा और कागजी काम फिर से शुरू कर दिया। धन्यवाद मैम, क्विन ने लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए खुद से बुदबुदाते हुए जवाब दिया। मैं बदकिस्मत आदमी हूँ। रुको नहीं, ऐसा शायद मेरे आकर्षण से इतना प्रभावित होने के कारण हुआ होगा कि वह जवाब नहीं दे पाए। हाँ, यही होना चाहिए। क्विन ने खुद को फिर से पुष्ट किया और उसने अपना कंधा और ऊपर उठाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। सावधान मैम, उस टेपिंग मशीन से सावधान रहें। विशेषज्ञों का कहना है कि ये दुनिया भर में 3% बदकिस्मत मौतों के लिए जिम्मेदार है। अरे भाई, अनीमिया है। अगर नहीं है तो अपनी छाती को ऊपर उठाकर और सिर को ऊपर उठाकर ठीक से चलें। आप मेरे जैसे असाधारण पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, आप जानते हैं। लोगों की भीड़ ने उसे अजीब नज़रों से देखा, जो उसे दी गई सभी टिप्पणियों को सुनकर वास्तव में अच्छी लग रही थी, लेकिन साथ ही अजीब भी। ओह, कितना अच्छा लड़का है, एक बूढ़ी दादी ने कहा जब जेरास ने उसके बालों को पीछे की ओर खींचा। आप मेरी बहुत तारीफ करते हैं मैम, मैं सिर्फ क्विन वार्ड स्पेस बन रहा हूं वैसे। लिफ्ट एक डिंग के साथ खुली। जैसे ही क्विन ने स्टाइल से उसमें प्रवेश किया, उसने 1240 इनपुट करने वाला बटन क्लिक किया, इससे पहले कि वह उन पुरुषों को देखकर मुस्कुराए जो उसे अजीब तरह से देख रहे थे और युवतियों को आंख मार रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिंग, लिफ्ट खुली और क्विन ने खुद को एक लोहे के दरवाजे के सामने खड़ा पाया। अपने कपड़े ठीक किए और अपनी छाती को ऊपर उठाया। उसने अपने चांदी के बालों को पीछे की ओर खींचा और फिर घुंडी खोलकर अंदर घुस गया। एक साधारण सफ़ेद कमरा जिसमें सिर्फ 2 कुर्सियां और एक मेज़ थी, और एक कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी था जिसके लंबे चांदी के बाल थे। ओह, ओल्ड मैन मैंग, आप कैसे हैं, युवा मास्टर? हम आखिरकार पावरस्टोन्स लक्ष्य तक पहुंच गए। आप लोगों को 3 बोनस अध्याय मिलने वाले हैं। 160 अनुरोध स्वीकार करते हुए। ओह, ओल्ड मैन मैंग, क्विन ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर बहुत हैरान होकर कहा। सफ़ेद रंग के सूट में, चश्मा लगाए, गोल टोपी, सुंदर चेहरा, कंधे पर लटकते लंबे चांदी के बाल और हाथ में छड़ी। चाहे कोई भी उसे किसी भी कोण से देखे, उसका आभामंडल एक सच्चे सज्जन व्यक्ति जैसा था। NOWELL-BE-IN.C आप कैसे हैं युवा मास्टर? उस व्यक्ति ने पूछा। उसके होठों पर मुस्कान थी। मैं ठीक हूं और मुझे युवा मास्टर मत कहो, क्विन ने धीरे धीरे टेबल की ओर चलते हुए कहा और उस व्यक्ति के सामने अपनी सीट पर बैठ गया। तुम्हें पता है जब से तुम घर से निकले हो, परिवार तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित है, बूढ़े मैन मैंग ने क्विन की ओर देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर एक खाली भाव था। तुम्हारे पिता और भाई तुम्हारी तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन हमें जल्द ही पता चला कि तुमने EIA में शामिल होने का फैसला किया है। एक ऐसा फैसला जिस पर उन्हें गर्व नहीं है या वे इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता, तुम अब EIA के सदस्य हो और उनकी देखरेख में भी हो। हालांकि बिना किसी नोट और अन्य जानकारी के घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बूढ़े आदमी मांग ने अपने घुटनों पर अपनी तर्जनी को थपथपाते हुए शांत भाव से कहा। सबसे पहले बूढ़े आदमी मांग, मेरे पास पिता नहीं है। दूसरे, मेरे कोई भाई नहीं है। तीसरे, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेला भेड़िया हूँ। उन्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना जीवन कैसे जीना चुनता हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी परिवार का कमीना हूँ। तुच्छ कमीने के बारे में इतनी चिंता क्यों? आप सभी को बस तथाकथित प्रतिभाशाली बच्चों को पालने पर ध्यान देना चाहिए, क्विन ने कहा, जैसे ही उसके सिर की नस उभरी और उसकी आंखों पर पट्टी के माध्यम से नीली रोशनी चमक उठी। लेकिन तुम्हारी एक माँ है, ओल्ड मैन मैंग ने क्विन की प्रतिक्रिया को देखते हुए उत्तर दिया। उसके सिर की नस गायब हो गई जबकि उसकी आंखों पर पट्टी की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। हम दोनों जानते हैं कि वह एक खोई हुई वजह है, ओल्ड मैंग, क्विन ने अपनी आवाज़ में भारीपन के साथ उत्तर दिया, हालांकि वह जितना संभव हो सके उतना शांत रहने का अभिनय कर रहा था। हम दोनों ने यही सोचा था, ओल्ड मैन ने उसके सामने एक कागज़ का टुकड़ा रखते हुए कहा।
क्विन ने ओल्ड मैन को देखा, वह परिचित चेहरा जिसे वह बचपन से याद कर सकता था, जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। फिर उसने कागज उठाते हुए अपनी नज़रें हटा लीं। एक निमंत्रण, सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहर। जेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा। हाँ, मुझे अभियान में शामिल होने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को आमंत्रित करने का निमंत्रण दिया गया था, और आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं। ओल्ड मैन मैंग ने उत्तर दिया। मेरा मानना है कि एकल प्रतिभाशाली व्यक्ति परिवार से संबंधित होना चाहिए, और मैं अब परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। धन्यवाद ओल्ड मैन मैंग, क्विन ने निमंत्रण को वापस उसकी ओर धकेलते हुए कहा। क्विन, ओल्ड मैन मैंग ने अचानक पुकारा, जिस पर क्विन ने अपनी चढ़ाई धीमी कर दी। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें देखा है और तुम्हारे जीवन के पहले सेकंड से ही तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें एक शिशु से एक युवा व्यक्ति बनते देखा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं समझता। मैंने तुम्हें भावनाओं की 3 अवस्थाओं से गुजरते देखा है। पहली अवस्था तब थी जब तुम्हारी माँ मौजूद थी, तुम सच में उससे प्यार करते थे क्विन, तब भी जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया और पूरा परिवार तुम्हें कमीना कहता था। तुम्हारे चेहरे पर अभी भी एक खुशनुमा मुस्कान थी और तुमने कभी किसी से नफरत या दोष नहीं लगाया। तुम संतुष्ट थे, तब तुम्हारी माँ ही तुम्हारा एकमात्र सहारा थी और वही तुम्हारी ज़रूरत थी। लेकिन फिर तुम्हारी माँ को हमसे दूर कर दिया गया और तब से तुम ठंडे पड़ गए हो। तुम बेसुध हो गए और परिवार के प्रति तुम्हारी नफरत शुरू हो गई और बढ़ती ही गई। तुम नफरत करते थे लेकिन तुम कमज़ोर थे। तुम उन शांतिपूर्ण समयों को भूल जाना चाहते थे और अराजक भावनाओं को अपनाना चाहते थे। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर नफरत बढ़ती गई, समय कठिन होता गया और फिर तुम घर से भागकर ईआईए में शामिल हो गए। ये तुम्हारी भावनाओं की दूसरी अवस्था थी। बूढ़े आदमी मांग ने अपना चश्मा उतारते हुए कहा और उसे धीरे से बांध दिया। मैंने ईआईए में तुम्हारे बारे में रिपोर्ट देखी है। तुम एक बार फिर बदल गए हो। ठंड गायब हो गई है और कहा गया है कि तुमने कुछ दोस्त भी बनाए हैं। बूढ़े आदमी मांग ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बदलाव है न? क्विन ने अपना सिर रगड़ते हुए पूछा। तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते क्विन। तुम अपना अतीत भूलने की कोशिश कर रहे हो। शायद नई कंपनी, नए दोस्त, नए लोग, नए समूह, शायद वे तुम्हें वह अतीत भुला दें जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि वे कुछ नहीं करते। बूढ़े आदमी मांग ने कहा। तुम इस बारे में इतने आश्वस्त कैसे हो? बूढ़े आदमी जेरास ने भौहें उठाकर पूछा। तुम अभी भी इतनी मेहनत कर रहे हो। तुमने अपनी माँ को बचाने का सच में प्रयास नहीं छोड़ा है न? हालांकि यह बहुत निराशाजनक है, फिर भी आप उस संभावना का स्वागत करते हैं, है न? ओल्ड मैन मैंग ने विश्वास के साथ पूछा, जिस पर क्विन चुप रहा। तो ये तुम्हारा एकमात्र मौका है। ये सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहर है। इसके साथ वर्डस्पेस परिवार की पैतृक भूमि में प्रवेश करने के तुम्हारे सभी उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ तुम्हारे पास वह एक चीज़ होगी जो तुम हमेशा से चाहते थे। क्विन वहाँ बेवकूफ़ी से सुनना बैठा था और उसने अपने कांपते हाथों में कागज़ उठाया। ये कुछ ऐसा है जो वर्डस्पेस परिवार के कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में वर्डस्पेस परिवार की पैतृक भूमि को सबसे पहले सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहर से लिया गया था। इसलिए यदि तुम उस स्थान में प्रवेश कर सकते हो, तो तुम निश्चित रूप से परिवार के किसी एक में प्रवेश करने और अपनी माँ को वापस लाने का रास्ता खोज पाओगे। इसके अलावा यह इस रहस्य को छुपाता है कि आज 9 परिवार इतने मजबूत क्यों हैं और इसमें वर्डस्पेस परिवार को शामिल नहीं किया गया है। हर तरह से, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस इवेंट को मिस नहीं कर सकता, तो वह आप हैं। तो क्विन, क्या आप इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे, उस चीज़ के लिए जिसे आप बहुत प्यार करते हैं लेकिन धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे हैं? ओल्ड मैन मैंग की कोमल फुसफुसाहट उसके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। लेकिन क्विन को इस स्थिति से निपटने में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वह अपने जीवन के सपने का सामना कर रहा था। अरे, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये तुम्हारी माँ के लिए है जो वहाँ बैठी है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही है ताकि तुम उसे जगा सको। और उसने कभी यह उम्मीद नहीं छोड़ी कि तुम एक दिन आओगे, इसलिए तुम भी खुद पर भरोसा मत छोड़ो क्विन। ओल्ड मैन मैंग ने अपने कंधों को मजबूती से थामे हुए कहा। धन्यवाद ओल्ड मैन मैंग, क्विन ने निमंत्रण पत्र को पलटते हुए और उसके सामने सिर झुकाते हुए कहा। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस वही कर रहा हूँ जो कोई भी पिता अपने बेटे के लिए करता है। ओल्ड मैन मैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मैं अब ईआईए का हिस्सा हूँ, क्या वे इस पर सहमत होंगे? क्विन ने पूछा। वह अच्छी तरह से जानता था कि इस बात की संभावना है कि ईआईए इस पर सहमत नहीं होगा और इस वजह से ईआईए को छोड़ना लगभग असंभव होगा। इस बारे में चिंता मत करो, वे पहले वर्डस्पेस बटलर का चेहरा इस तरह से नहीं नोचना चाहेंगे। जब आपकी भागीदारी की बात आती है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इस घटना का भार वास्तव में कितना भारी है।
ओल्ड मैन मांग ने कहा कि वह एक रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार है, जिसे अगर सुना गया तो दुनिया उलझ जाएगी।